अमरता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन क्या हो अगर पूरी कल्टीवेशन की दुनिया ही एक जानलेवा प्लेग की वजह से तबाह हो चुकी हो। एक ऐसा वायरस जिससे अगर कोई अमर कल्टीवेटर छू भी जाए तो उसकी सारी शक्तियाँ खाक हो जाती हैं। इस खतरनाक दुनिया में हमारा हीरो बिना किसी पावर के बुढ़ापे में तड़प तड़प कर मरने वाला था, पर तभी एक्टिवेट होता है एक ऐसा अल्टीमेट खजाना जो मौत को एक सपना बना देता है और वक्त को सीधे पास्ट में मोड़ देता है। स्वागत है आज के इस धमाकेदार मैनहुआ रिकैप में। कहानी की शुरुआत होती है महान शुआन राष्ट्र की राजधानी शुआनजिंग से। डूबते हुए विशाल सूरज की सुनहरी रोशनी में डूबा यह साम्राज्य बेहद आलीशान और प्राचीन चीनी वास्तुकला से भरा हुआ है। ये महल है साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ग्रैंड ट्यूटर महागुरु का। महल के भीतर एक प्राचीन और नक्काशीदार चीनी धातु के प्याले में साफ चमकदार शाही मदिरा उड़ेली जा रही है। उत्सव का माहौल है। सिंहासन पर शान से बैठे हैं सफेद बालों और रौबदार आंखों वाले ग्रैंड ट्यूटर जिनका नाम है ली फान। सुंदर दासियां उनके चारों तरफ सेवा में लगी हैं। कोई मुस्कुराते हुए मदिरा पेश कर रही है तो कोई घुटनों के बल बैठकर फल ला रही है। भव्य हॉल का वाइड शॉट। ली फान के सामने दर्जनों दरबारी और सैनिक पूरी तरह घुटने टेक कर जमीन पर सिर रगड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, ग्रैंड ट्यूटर आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी इस आलीशान जिंदगी को देखकर ली फान मन ही मन सोचता है कि पिछले 50 से अधिक सालों में वो शून्य से उठकर इस सर्वोच्च पद तक पहुंचा है। उसकी शक्ति पूरी दुनिया पर छाई है और उसकी कहानी इतनी बड़ी है कि कई मिलियन शब्दों का उपन्यास लिखा जा सकता है। यहाँ हमें अतीत फ्लैशबैक का एक दृश्य दिखता है। जब ली फान पहली बार इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट पुनर्जन्म लेकर आया था तो वो कोई राजा या महागुरु नहीं बल्कि पीठ पर किताबों का बक्सा लादे घूम रहा एक बेहद गरीब और संघर्ष कर रहा साधारण विद्वान मात्र था। अतीत को याद कर ली फान अपनी वर्तमान विलासिता को देखता है, जहाँ सुंदर नर्तकियां थिरक रही हैं और मेहमान जश्न मना रहे हैं। वो सोचता है ऐसी जिंदगी भला कोई इससे ज्यादा और क्या मांग सकता है। लेकिन तभी माहौल में सन्नाटा छा जाता है। एक रक्षक घबराकर हॉल में भागते हुए चिल्लाता है, ग्रैंड ट्यूटर आसमान से आग गिर रही है। ये कोई शुभ शकुन है और ये सीधे हमारे महल की तरफ आ रही है। ली फान अचंभित होकर मदिरा का प्याला थामे खिड़की की तरफ देखता है। ली फान अकेले महल की ऊपरी बालकनी पर आता है। आसमान से आग की चिंगारियां पूरी छत पर गिरने लगी हैं। आसमान का नजारा देखकर ली फान के होश उड़ जाते हैं। बादलों के बीच सुनहरी आग और बैंगनी बिजली का एक भयानक बवंडर बन चुका है, जिसके बीच दो धुंधली इंसानी आकृतियां हवा में तैर रही हैं। एक आवाज गूंजती है, दाओ शुआन जी मुझे हद से ज्यादा मजबूर मत करो। आखिरी की आवाज देखकर ली फान का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वो कांपती आवाज में बुदबुदाता है कि कल्टीवेटर्स अमर साधक। नीचे खड़ी अज्ञानी आम जनता चिल्ला रही है कि अमर गुरु प्रकट हुए हैं और ये एक शुभ शकुन है। लेकिन ली फान के माथे से पसीना छूट रहा है। वो जानता है कि यह कोई शकुन नहीं, साक्षात विनाश है। आसमान में दोनों कल्टीवेटर्स के बीच भयंकर बहस छिड़ जाती है। बैंगनी रोशनी वाला कल्टीवेटर दाओ शुआन जी अपनी विशाल तैरती तलवार के साथ चिल्लाता है, कल्टीवेशन की जो गुप्त विधि तुम्हें मिली थी उसे मेरे हवाले कर दो, वरना आज हम में से एक की मौत तय है। सुनहरी आग से घिरा कल्टीवेटर को होंग बादलों की तरह हंसते हुए कहता है कि सिर्फ एक और फॉर्मेशन विधि न होने के कारण वो 100 साल से फाउंडेशन स्टेज पर अटका हुआ है और अब उसकी मौत नजदीक है, इसीलिए वो इसे किसी को नहीं सौंपेगा। दाओ शुआन जी क्रूरता से कहता है कि गोल्डन कोर दाओ का रास्ता अकेले चलने का रास्ता है और भले ही इस दुनिया में कई विधियां हो, लेकिन यहाँ अटके साधक कहीं ज्यादा है, इसीलिए वो उसे जिंदा नहीं जाने देगा। को होंग पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि 100 साल का भाईचारा आज एक मौके के लिए दुश्मनी में बदल गया। फिर वो नीचे शुआनजिंग शहर की तरफ देखता है और आत्मघाती अंदाज में धमकी देता है, यहाँ हजारों मॉर्टल्स साधारण इंसान है। देखता हूँ तुम इस घने इमोर्टल मॉर्टल मियास्मा को कैसे झेलते हो। दाओ शुआन जी गुस्से में अपनी जादुई तलवार तान कर आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, को होंग तुम क्या करने की सोच रहे हो। को होंग के शरीर से एक विशाल सुनहरे चीनी ड्रैगन की ऊर्जा निकलती है जो नीचे की तरफ विनाशकारी मियास्मा फेंकती है, जिससे दाओ शुआन जी की बैंगनी तलवार टकराती है। दोनों शक्तियों के मिलते ही एक खौफनाक महाविस्फोट होता है। धमाका इतना जबरदस्त होता है कि ली फान का पूरा आलीशान महल और आसपास की इमारतें ताश के पत्तों की तरह टूटकर बिखर जाती है। मलबे के बीच ली फान अपनी जान बचाकर खड़ा होता है। उसके आसपास उसकी दासियों और करीबियों की लाशें बिखरी पड़ी है। ली फान गुस्से और बेबसी
बेबसी से चिल्लाता है, सत्यानाश हो। ली फान जख्मी हालत में पत्थर के सहारे बैठ जाता है। चारों तरफ लोग खून से लथपथ पड़े हैं और अपनों को पुकार रहे हैं। जो श्वानजिंग कभी जीवन था वह अब खून और आग का नरक बन चुका है। इस तबाही में शहर की 1% आबादी भी जिंदा नहीं बची थी। ली फान गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए सोचता है कि ये सब सिर्फ उन 2 कल्टिवेटर्स की वजह से हुआ है। ली फान सदमे और अंदरूनी चोट के कारण मुंह से खून थूकता है और मलबे पर लेटकर पागलों की तरह हंसने लगता है। इस दुनिया में आखिर कल्टिवेटर्स कैसे हो सकते हैं? यहाँ ली फान याद करता है कि जब वह अधिकारी बना था तो उसने समुद्रों और दुनिया के हर कोने, उत्तर के जमे समुद्र से लेकर पूर्व के रसातल तक अपनी पूरी ताकत लगा दी थी ताकि अमरों का कोई सुराग मिल सके। लेकिन पूरे महान श्वान राष्ट्र में उसे अमरों के होने का एक भी सबूत नहीं मिला था और वह बूढ़ा होकर हार मान चुका था। ली फान सोचता है कि आखिर ये अमर कहाँ से टपक पड़े। ली फान मलबे के बीच एक जादुई हैंड सील बनाता है। उसके चारों तरफ नीली जादुई बिजलियां कड़कने लगती हैं और प्राचीन अक्षर तैरने लगते हैं। भाग्य मेरे साथ खेल रहा है, हुआन जेन। उसके सामने एक नीली चमकदार सिस्टम स्क्रीन प्रकट होती है। चार्जिंग पॉइंट वर्तमान परिदृश्य को वर्चुअलाइज करें और प्रारंभिक एंकर पॉइंट पर वापस लौटे। ली फान बताता है कि हुआन जेन उसके जादुई खजाने का नाम है जो सच को भ्रम में और वास्तविकता को आभासी दुनिया में बदल देता है। ये खजाना ली फान के हर वास्तविक अनुभव को एक सिम्युलेटेड अनुभव में बदलकर उसे सीधे उस पल में वापस भेज देता है जब वह पहली बार इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था। ली फान बताता है कि ये उसकी दूसरी जिंदगी थी। अपनी पहली जिंदगी में वह परीक्षा में बार बार फेल हुआ, फिर उसने छोटा व्यापार शुरू किया, शादी की, बच्चे हुए और एक साधारण अमीर जमींदार की तरह जीकर बूढ़ा हो गया। लेकिन जब पहली जिंदगी में वह अपनी मृत्यु शैया पर था तब अचानक उसके भीतर इस जादुई खजाने हुआन जेन का जागरण हुआ। इसी की बदौलत उसने अपनी इस दूसरी जिंदगी में यह अजय कामयाबी हासिल की, क्योंकि ये सिस्टम उसे लाइफ रिस्टार्ट करने का मौका देता है। लेकिन ली फान तुरंत रिस्टार्ट नहीं करता। वो अपनी सेना को आदेश देता है कि शहर को अपने नियंत्रण में लो। पुनर्निर्माण तो एक बहाना था। उसका असली मकसद छावनी में सुरक्षित रहकर गुप्त रूप से उन 2 कल्टिवेटर्स के सुराग ढूंढना था। कई महीने बीत जाते हैं। श्वानजिंग दोबारा ठीक हो जाता है, लेकिन सेनापति आकर रिपोर्ट करता है कि उन दोनों कल्टिवेटर्स का कोई नामो निशान नहीं मिला। ली फान निराश होकर कहता है कि अब इस जिंदगी में उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा है। वो अपनी नीली जादुई ऊर्जा को पूरी तरह एक्टिवेट करता है। हुआन जेन, वर्तमान परिदृश्य को वर्चुअलाइज करो और रीस्टार्ट करो। ली फान सिस्टम के सवाल पर कहता है, हाँ, समय का पहिया तेजी से पीछे घूमता है। उसकी पिछली जिंदगियों के यादों के टुकड़े हवा में तैरने लगते हैं। ली फान फिर से अपने 20 साल के युवा शरीर में वापस आ जाता है। वो अपनी मुट्ठी देखता है और संकल्प लेता है, दाओ श्वानजी, गो होंग, 50 साल बाद मैं श्वानजिंग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक नई जिंदगी शुरू करो। ली फान का पारदर्शी शरीर बादलों के बवंडर से नीचे गिरता है। वो कसम खाता है कि इस तीसरी जिंदगी में वो इंसानों पर नहीं अमरों का शिकार करेगा। यहाँ सिस्टम उसकी तीसरी जिंदगी का इतिहास दिखाता है। वर्ष 1 उसने प्रांतीय परीक्षा पास की और जोरेन बना। वर्ष 2 से 3 वो मजिस्ट्रेट बना, महल की परीक्षा में जिनशी की उपाधि पाई और अपना गुप्त गुट बनाने लगा। वर्ष 5 से 6 उसने बारूद और बंदूकें बनाई, प्रिंस लांगिया के परिवार को बचाया और रीति रिवाज मंत्री की बेटी से शादी की। इतिहास आगे बढ़ता है। वर्ष 15 से 18 प्रिंस लांगिया नया राजा बना, योगनाम श्वानजिंग। इसने ली फान को युद्ध मंत्री और क्राउन प्रिंस का ग्रैंड ट्यूकर बनाया। वर्ष 20 ली फान ने महारानी को जादू टोने के झूठे केस से बचाया। वर्ष 25 महल के जासूसों को खबर मिलती है कि ली फान गुप्त रूप से कैद में बंद महारानी से मिलने जाता है। वर्ष 25-26 सम्राट श्वानजिंग की यात्रा के दौरान हत्या कर दी जाती है। क्राउन प्रिंस राजा बनता है और ली फान को ग्रैंड ट्यूटर के सर्वोच्च शिखर पर बैठा देता है। अब पूरी अदालत में ली फान का राज है। वर्ष 31-50 ली फान और बूढ़ी रानी एम्प्रेस डाउजर का बेटा होता है। समय के साथ उसकी पत्नी, बेटे और रानी की मौत हो जाती है और वर्ष 50 में वही दोनों कल्टिवेटर्स आकर फिर से श्वानजिंग को तबाह कर देते हैं और ली फान बच निकलता है। सिमुलेशन खत्म होने पर सिस्टम फिर से वही 4 विकल्प देता है। ली फान सोचता है कि क्या ये सब सिमुलेशन था या वास्तविकता। ली फान विकल्पों को देखता है। चूँकि वह इस बीती जिंदगी में भी महज एक मॉर्टल साधारण इंसान ही रहा, इसलिए पहले 2 विकल्प, जादुई वस्तु या कल्टिवेशन लेवल, उसके किसी काम के
नहीं है। तीसरा विकल्प यादें ट्रांसफर करना जोखिम भरा है, इसलिए ली फान चौथा विकल्प चुनता है ताकि हुआन जेन की चार्जिंग स्पीड बढ़ सके। जब भी उसे कोई जानलेवा हमला लगता है तो हुआन जेन चार्जिंग का इस्तेमाल कर उसकी जान बचाता है। यही उसकी सुरक्षा ढाल है। स्क्रीन पर उसका नया स्टेटस दिखता है, मानसिक उम्र 166 साल। ली फान सोचता है कि बहुत सी यादों का बोझ आत्मा को कुचल देता है, जिसे समय का कटाव कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो कल्टीवेशन के रास्ते पर बढ़ेगा, ये मानसिक सीमा भी बढ़ती जाएगी और समस्या हल हो जाएगी। ली फान अपने हाथों को फैलाता है। उसके एक हाथ में नीली और दूसरे में सुनहरी आग प्रतीकात्मक रूप से चमक रही है। उसका लक्ष्य साफ है, 50 साल बाद आने वाले उन कल्टीवेटर्स का पूरी तैयारी के साथ शिकार करना और कल्टीवेशन के रहस्य छीनना। वो एक गहरी और जादुई गुफा के मुहाने पर खड़ा होता है। वो सोचता है कि वे पूर्व के रुइंस एबिस रसातल से आए थे, इसलिए वो अपने जासूसों को पहले ही उस रसातल की गहराइयों में जांच के लिए भेज देगा। ली फान याद करता है कि पिछली साधारण जिंदगी में सब कुछ पा लेने के बाद उसके भीतर एक भयानक खालीपन और बोरियत आ गई थी। ताकत और ऐशो आराम च्युइंग गम की तरह बेस्वाद हो चुके थे, लेकिन उन दो कल्टीवेटर्स के आने से उसे अमरता की एक नई और अनंत संभावना दिखाई दी है। ली फान अपने हाथ में नीली ऊर्जा का गोला बनाता है और एक खूंखार मुस्कान के साथ कैमरे की तरफ देखकर चुनौती देता है, मैं कल्टीवेट करना चाहता हूँ। दाओ शुआन जी को होंग मिलते हैं 50 साल के बाद। अपनी पिछली 2 जिंदगियों के गहरे अनुभव के साथ हमारे नायक के लिए सब कुछ पानी के बहाव की तरह बेहद आसान था। उसने एक बार फिर शाही परीक्षाओं में भाग लेने का फैसला किया। उसने प्रांतीय, महानगरीय और महल की परीक्षाओं में पहला स्थान हासिल कर ट्रिपल फर्स्ट का खिताब जीता और पूरी दुनिया को अपनी ताकत से हिला दिया। इस बार सत्ता के दशकों के अनुभव के कारण उसके लिखे निबंध पिछली जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतरीन थे। परीक्षा जीतने के बाद उसने जानबूझकर राजधानी छोड़ने का फैसला किया और वेन काउंटी में एक छोटा पद चुना। शाही दरबार में इस फैसले से सब हैरान और असमंजस में थे, लेकिन उसकी इस गुजारिश को मंजूरी दे दी गई। अपनी बड़ी शोहरत और काउंटी के हर एक अधिकारी के स्वभाव और कमजोरियों को अच्छी तरह जानने के कारण उसने बहुत जल्द पूरे वेन काउंटी को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद उसने अपनी पिछली जिंदगी के वफादार सहयोगियों को बढ़ावा देना और उन्हें ऊंचे पदों पर बिठाना शुरू कर दिया। एंकर वर्ष 4 में नायक ने गुप्त रूप से एक ऐसे शख्स की तलाश की जो हूबहू प्रिंस लांग्या का हमशक्ल बॉडी डबल बन सके और उसे अपने वफादार मोहरे के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया। एंकर वर्ष 5 में उसने अपने आदमियों को शरणार्थी रेफ्यूजी बनकर प्रिंस लांग्या के महल पर हमला करने का आदेश दिया। नायक ने बाहर से तो बचाने का नाटक किया, लेकिन असल में अंदरूनी साठगांठ करके प्रिंस के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उसी समय उसने अपने तैयार किए हुए हमशक्ल को प्रिंस की जगह बैठा दिया और इस तरह पूरे प्रिंस लांग्या के महल पर उसका गुप्त पर नियंत्रण हो गया। वो महिला कोई और नहीं बल्कि चीफ ग्रैंड स्कॉलर की पोती प्रिंसेस लांग्या थी। एंकर वर्ष 9 में नकली प्रिंस लांग्या और चीफ ग्रैंड स्कॉलर की पोती की शादी तय कार्यक्रम के अनुसार हुई, लेकिन उस रात नायक खुद सुहाग रात के कमरे में दाखिल हुआ और प्रिंसेस लांग्या के साथ संबंध बनाए। एंकर वर्ष 10 में प्रिंसेस ने एक बेटे को जन्म दिया जो असल में किसी और का नहीं बल्कि खुद नायक का खून था। एंकर वर्ष 15 में बूढ़ा राजा आखिरकार गंभीर रूप से बीमार हो गया। गद्दी के उत्तराधिकार का आदेश एडिक्ट ऑफ सक्सेशन मिलते ही नायक अपने वफादार सैनिकों के साथ तुरंत राजधानी की ओर रवाना हो गया। नकली प्रिंस लांग्या के सिंहासन पर बैठते ही नायक ने आक्रामक तरीके से अपने वफादार लोगों को शाही अदालत के ऊंचे पदों पर बिठा दिया। चीफ ग्रैंड स्कॉलर के गुप्त सहयोग से उसने पूरी स्थिति पर आसानी से नियंत्रण पा लिया। एंकर वर्ष 20 में अपने असली बेटे को नया सम्राट बनाने के बाद नायक ने खुद को ग्रैंड ट्यूटर घोषित कर दिया और पर्दे के पीछे से निकलकर अग्रिम पंक्ति में आकर पूरी दुनिया की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसके बाद ग्रेट शुआन साम्राज्य के विकास के पहिए थमे नहीं बल्कि नायक की इच्छा और नीतियों के तहत और भी तेजी से घूमने लगे। एंकर वर्ष 35 में ग्रैंड ट्यूटर के महल में एक गुप्त बैठक होती है। नायक पूछता है, तो क्या ये सच है कि इस विनाशकारी खाई रुइनस एबिस के ऊपर का घना कोहरा हर 15 साल में सिर्फ आधे दिन के लिए हटता है? जासूस ने कहा, ग्रैंड ट्यूटर को रिपोर्ट कर रहा हूँ, यह बिल्कुल सच है। हमारी इमॉर्टल सीकिंग कैंप अमरों की खोज करने वाली टुकड़ी को खाई के पास तैनात रहकर दिन रात नजर रखने का आदेश था। आखिरकार कुछ दिन पहले हमें एक बड़ी कामयाबी मिली। जासूस बताता है कि कोहरा हटने के बाद
खाई के नीचे से एक हल्की रोशनी चमकती दिखी। जब हमने दूरबीन से देखा तो हमें वहाँ एक पूरी उल्टी दुनिया दिखाई दी। हालांकि हर किसी को एक जैसा दृश्य नहीं दिखा, लेकिन वहाँ पहाड़ों के बीच छिपी विशाल इमारतें, मैदानों में बसे विशाल शहर और आसमान में उड़ते हुए दुर्लभ और अनोखे जादुई जीव साफ देखे जा सकते थे। वह वास्तव में अकल्पनीय था। बूढ़े नायक ने कहा, तो वे सचमुच उसी विनाशकारी खाई से आए थे? क्या तुम्हें खाई के तल तक पहुंचने का कोई रास्ता मिला? जासूस ने सिर झुकाकर कहा, आपका सेवक अक्षम है। हमने कई तरीके अपनाए, लेकिन जैसे ही हम एक निश्चित गहराई से नीचे जाते हैं, एक भयानक एस्ट्रल विंड, अंतरिक्षीय हवा हमें टुकड़ों में काट देती है। वह हवा इतनी खौफनाक है कि हमारा सबसे मजबूत कवच भी उसके सामने एक पल नहीं टिक पाता। नायक मन ही मन सोचता है, ऐसा लगता है मुझे बस तुम दोनों का इंतजार करना होगा। एंकर वर्ष 50, ग्रेट शुआन राष्ट्र की राजधानी शुआनजिंग। कल्टीवेटर गुस्से में चिल्लाता है, दाओ शुआनजी, मुझे हद से ज्यादा आगे बढ़ने पर मजबूर मत करो। कल्टीवेटर चिल्लाता है, किसकी जरूरत हुई जो हम पर छिपकर हमला किया? वह हवा में रुकी हुई गोलियों को देखकर सोचता है, ये छोटी धातु की गोलियां, मेटल पैलेट्स क्या है? वह सोचता है, थोड़ा दिलचस्प है। जादुई संरचनाओं, फॉर्मेशंस की जगह जटिल मशीनी ढांचे का इस्तेमाल और आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी की जगह साधारण चीजों की विस्फोटक शक्ति। ये सोचना भी हैरान करता है कि हजारों सालों बाद इस अमर विलुप्ति की भूमि, लैंड ऑफ इमॉर्टल एक्सटिंक्शन में निर्वासित किए गए साधारण इंसान ऐसी अनोखी चीज का आविष्कार कर सकते हैं। लेकिन वह तुरंत हंसकर कहता है, अफसोस, ये केवल इसी जगह काम कर सकती है जहाँ महान दाव अधूरा है। इस जगह से बाहर ये कबाड़ के ढेर के अलावा कुछ नहीं है। मामूली इंसान हम कल्टीवेटर्स के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत कर रहे हैं। कल्टीवेटर चिल्लाता है, दाव आर्ट, फायर ड्रैगन वॉर। वह सोचता है कि उसने सब कुछ भस्म कर दिया। अब अभी वह कल्टीवेटर अपनी आँखों पर यकीन नहीं कर पाता। ये कैसे हो सकता है? मेरा फायर ड्रैगन रोड ऐसी चीज नहीं है जिसे मामूली इंसान बर्दाश्त कर सके। इतने सारे लोग अभी भी जिंदा क्यों हैं? तभी मुख्य कल्टीवेटर दाओ शुआनजी समझ जाता है और कहता है, ये छिपे हुए हथियार इंसानी खून, मायास्मा में डूबे हुए थे। जैसे ही तुम इस इंसानी जहर से दूषित हुए, तुम्हारी जादुई कलाएं कमजोर हो गई। दाओ शुआनजी कहता है, हमारे कदम रखते ही हम पर घात लगाकर हमला किया गया और दुश्मन ने कल्टीवेटर्स को मारने वाले जहर का इस्तेमाल किया। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये जगह बहुत अजीब है, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, भागो। तभी नीचे से आवाज गूंजती है, दाओ शुआनजी, कॉहोंग, अगर तुम दोनों आज भाग भी गए तो कल पूरी कल्टीवेशन दुनिया में ये खबर फैल जाएगी कि तुम्हारे हाथ कोर फॉर्मेशन की गुप्त विधि लग चुकी है। दोनों कल्टीवेटर सन रह गए कि ये गुप्त बात किसी बाहरी को कैसे पता चली। कॉहोंग गुस्से में चिल्लाता है, तुम मौत को दावत दे रहे हो। लेकिन दाओ शुआनजी चिल्लाता है, अच्छा नहीं है कॉहोंग, जल्दी बचो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नायक का सेनापति आगे बढ़कर कहता है, अमर गुरुओं, हमारे ग्रैंड ट्यूटर का आदेश है, यदि आप दोनों आत्मसमर्पण करते हैं तो आपकी जान बख्श दी जाएगी। कॉहोंग कमजोर आवाज में कहता है, हाँ, आत्मसमर्पण, मेरी स्टोरेज रिंग लो और यहाँ से भाग जाओ। सिस्टम का संदेश, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर। कॉहोंग कुल 205 वर्षों तक साधना की। उसने क्यू ड्रैगन ब्रांच नामक रहस्यमयी वस्तु से अपनी शक्तियों की नींव रखी थी। इस अमर विलुप्ति की भूमि में हजारों इंसानों द्वारा घेरे जाने और इंसानी जहर से घायल होने के कारण उसकी सारी साधना तुरंत नष्ट हो गई और उसका जीवन समाप्त हो गया। अब उसका शरीर मर चुका है और उसका दाव हमेशा के लिए गायब होकर वापस ब्रह्मांड में विलीन हो रहा है। कल्टीवेशन के नियमों के अनुसार जब कोई कल्टीवेटर मरता है तो आसमान से एक अजीब आवाज आती है। दाओ शुआनजी चिल्लाता है, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, न ही तुम्हारा मकसद जानता हूँ। आज तुमने हमारे खिलाफ साजिश रची, लेकिन मैं इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकता। इंसानों के पीछे छिपकर इस नीच जहर का इस्तेमाल करना जिससे सभी कल्टीवेटर्स नफरत करते हैं। मेरा भाई कॉहोंग तुम्हारे जैसे किसी के हाथों मारा गया। मुझे उसके लिए ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुमने मेरे भाई की जादुई वस्तु देखी है, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। सेक्शन पाबा के थुलकारान के साथ मैं अपने दाव की नींव रखता हूँ। मेरे दाव का नाम है दाओ शुआन। मेरे पास एक तलवार है। मैं आप सभी को इसे देखने का निमंत्रण देता हूँ। हुआनजेन, ये सिमुलेशन समाप्त हो चुका है। पाबा के थुलकारान के साथ मैं क्या ये एक पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर की असली ताकत थी। अगर उस इंसानी जहर का सहारा ना होता तो चाहे मैं 100 बार भी पुनर्जन्म ले लेता और अनगिनत चाले चलता, मैं उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो जहर सीधे कॉहोंग की मौत का कारण बनेगा। जब वे एक दूसरे को 100 साल का भाई कहते थे तो मुझे लगा कि यह सिर्फ दिखावा है, लेकिन उनका रिश्ता असाधारण था। कॉहोंग ने मरते समय अपनी रिंग दाओ शुआनजी को
दे दी और दाओ शुआनजी ने सरेंडर करने के बजाय अपने भाई का बदला लेने के लिए आत्मघाती आक्रमण चुना। ली फान को कल्टीवेशन का असली नियम समझ आता है। गोल्डन कोर दाओ एक ऐसा रास्ता है जिस पर इंसान को अकेले चलना पड़ता है। हालांकि दुनिया में कई कोर फॉर्मेशन विधियां हैं, लेकिन फाउंडेशन स्टेज पर कल्टीवेटर्स की भारी भीड़ फंसी हुई है। अमर तरीकों को एक साथ मिलकर साधना नहीं किया जा सकता। अगर सगे भाइयों जैसे करीबियों के बीच भी ऐसा क्रूर नियम है, तो बाहर की असली कल्टीवेशन दुनिया ना जाने कितनी खौफनाक होगी। वह संकल्प लेता है, रास्ता चाहे कितना भी खतरनाक हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। होनजन की मदद से जब तक मैं पूरी सावधानी रखूंगा, कोई भी मुसीबत मुझे रोक नहीं पाएगी। पिछली बार मैंने दोनों पर एक साथ हमला किया था, शायद इस बार मैं उनमें से किसी एक को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करूं। एक सिस्टम स्क्रीन का डेटा, नाम ली फान, मॉर्टल साधारण इंसान, शारीरिक उम्र 20 और 86, मानसिक उम्र 216 2080, मानसिक उम्र की सीमा इस बार केवल कुछ दर्जन ही बढ़ी है। ऐसा लगता है कि मैं अपनी लिमिट के करीब हूँ। च्वांगजन प्रोग्रेस, वर्चुअलाइजेशन चार्ज 30%। अगर मैं पुनर्जन्म से पहले की जिंदगी को भी जोड़ लूं, तो ये मेरी 5वीं जिंदगी है। अमरता का रास्ता वाकई बेहद कठिन है। मुझे उम्मीद है कि ये 50